हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और हम इसके बाद देखेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है वैश्वीकरण। चैप्टर 6 का नाम क्या है? वैश्वीकरण। और इस वीडियो में हम चैप्टर 6 यानी वैश्वीकरण का देखेंगे कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद लिखित स्थान का पूर्ति करने वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लघुत्तरीय प्रश्न। और यदि आपने इसे पीछे वैसे वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या क्या है? क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 वैश्वीकरण, जिसमें क्या क्या देखेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लिखित स्थान की पूर्ति करें और लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यहाँ कुल 5 प्रश्न है, और यदि आपको इन सभी का आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, यानी जो नई आर्थिक नीति आई थी उसमें किसे सम्मिलित किया गया था। और ये क्वेश्चन और कि नई आर्थिक नीति कब लाई गई, इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर क्या होगा? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था? इनमें से सभी। और यहाँ पर देख रहे हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से आपको बताते हैं कि एक बार देखें कि ये जो तीनों है, इन तीनों को कहते हैं LPG। एल से होगा उदारीकरण, और P से होगा निजीकरण, और G से होगा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कुछ होता है। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? जैसे पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 4। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 5, यानी वैश्वीकरण के कुल 5 अंग है। और वो 5 कौन कौन से अंग है इसके बारे में आगे बताया गया है लघुत्तरीय प्रश्न में। यहाँ तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी। और बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं किसे, इसके बारे में आगे देखें, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी एक देश में, मतलब ये समझिए बहुराष्ट्रीय यानी बहुत देश में अपना कंपनी चलाया जाता है। इसका ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, दूसरा सैमसंग, तीसरा कोका कोला और चौथा है इनमें से सभी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से जितने भी कंपनियां हैं वो सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और ये सभी एक देश के अलावा सभी देश में शासन नहीं, उनका जो कंपनी है वो सभी कंपनी पर नियंत्रण रख रहे हैं। चौथा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है इसके बारे में यहाँ चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों को बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न में बनाया गया है। और यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, दूसरा है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, तीसरा है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दूसरा जो है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रभाव द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अब इसका मतलब क्या होता है? इसे समझने के लिए हम आगे के प्रश्न देखेंगे जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न में उसमें हम इनके बारे में समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड ने किस बहुराष्ट्रीय कंपनी को खरीद लिया। यानी जो पार्ले समूह थे वो जो है वो थम्स अप ब्रांड को किस, मतलब ये समझे कि जो ये यहाँ पर ब्रांड है थम्स अप ब्रांड, इसको कौन खरीद लिया है। इसका ऑप्शन है कोका कोला, LG, नोकिया और यहाँ पर लिबॉक। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कोका कोला, यानी कोका कोला थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया है। और अब ये थम्स अप ब्रांड कोका कोला का हो गया। और यही हमारा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे है लिखित स्थान पूर्ति करने वाला। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं लिखित स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न। लिखित स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न में इसका आंसर हम वहीं पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पहला है, और एक बार समझिए कि जहाँ पर ब्रैकेट लगा होगा वहाँ पर हो जाएगा क्या, और वहाँ पर हो जाएगा, यानी
यानी वहाँ पर खाली है, हम वहाँ पर भर दिए। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का डैश अर्थव्यवस्था के समन्वय। यहाँ पर हो जाएगा विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। दूसरा है व्यापार पूंजी तकनीक स्थानांतरण सूचना प्रभाव के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है, यानी जब ये सभी काम होता है तो इससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभा रही। कौन सी भूमिका निभा रही? यानी मुख्य, यानी बहुत ज़्यादा ये भूमिका निभा रही है। चौथा है विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को डैश का काम करते हैं, यानी जो विदेश की सभी व्यापारी कंपनी है वो सभी विश्व को एक तरह से जोड़ने का काम करती है। पाँचवा है WTO का स्थापना कब हुआ? 1995। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि WTO का स्थापना कब हुई, तो इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा और इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे लास्ट प्रश्न यानी लघुत्तम प्रश्न की तरफ। और लघुत्तम प्रश्न में कुल 5 या 6 प्रश्न है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक, पहला प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम आपको बोले थे कि लघुत्तम प्रश्न में भी आएगा ये क्वेश्चन, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। यहाँ लिखा गया है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। इसका मतलब समझिए कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि देश में जितने भी सभी देश है उन सभी को एक साथ जोड़ना, यानी एक सभी के साथ समन्वय करना, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं प्रौद्योगिकी पूंजी और श्रम का प्रभाव हो सके। अब एक बात समझिए कि जब समन्वय या एकीकरण होगा इससे क्या होगा, इससे देश की जितने भी वस्तुएं हैं वो एक देश से दूसरे देश जाएगी, दूसरे देश से इस देश आएगी, यानी आदान प्रदान होगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और इसीलिए वैश्वीकरण किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। दूसरा प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। इसके बारे में हम पीछे बताए थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। यानी सीधा समझिए कि बहुराष्ट्रीय यानी बहुत लास्ट में अपना शासन रखती है, यानी एक से अधिक देशों में अपना शासन रखती है। तीसरा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया था। यानी जो विश्व व्यापार संगठन है यह कब और क्यों स्थापित किया गया था, इसके बारे में लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है। यानी जो ये विश्व व्यापार संगठन है यानी WTO जो है ये जो है यानी ये समझिए कि ये जितना भी व्यापार से संबंधित काम होता है वो सभी काम वही करता है, नहीं WTO करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1995 में हुई थी। अब कहता है क्यों किया गया था, इसका उत्तर लिखेंगे कि यह स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का पालन। इसका मतलब देखिए जब 1995 से पहले जितने भी नियम बन रहे थे उसका पालन कोई देश नहीं कर रहा था, इसलिए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया ताकि सभी देश पर यह नियम पालन हो सके। अब चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं। यानी कहता है इसमें कि जब 1991 में आर्थिक सुधार नियम आया था तो इससे आप क्या समझते हैं। इसके बारे में लिखेंगे कि भारत में आर्थिक सुधार का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायक एवं प्रौद्योगिकी की शक्ति के स्तरों में वृद्धि के दृष्टिकोण से किया गया। इसका मतलब समझिए कि जो 1991 में आर्थिक सुधार था इसका मतलब है ये कि जब 1991 में आर्थिक सुधार आया था तो इसके बाद देश में जितने उत्पादक थे वो बढ़ने लगे, लाभ बढ़ने लगा और यह सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण नीतियों पर आधारित था, इसलिए इन्हें LPG कहते हैं। इसके बारे में हमको पीछे बताए थे कि ये जो सुधार आर्थिक सुधार है ये जब 1991 में आया था तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित था, इसलिए इसे LPG कहा गया था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ध्यान दे दीजिए, ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ लिखा है उदारीकरण किससे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना है। सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाए थे। इसका उदारीकरण मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि सरकार जो सभी अनावश्यक नीति लगा देती है, यानी कोई मतलब ये समझिए कि बिना काम का कोई नीति लगा दिया, अगर उसे हम हटा रहे हैं तो वो कहलाएगा उदारीकरण कहलाएगा।
और 1991 में यह अपनाया गया चुनाव करना। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न है निजीकरण। 6 नंबर प्रश्न क्या है निजीकरण। अब यहाँ लिखेंगे निजीकरण का मतलब। देखिए निजीकरण का मतलब ये होता है कि निजी यानी कोई भी चीज़ को निजी कर देना, यानी कोई भी चीज़ को प्राइवेट कर देना। यानी यहाँ लिखेंगे कि निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना। इसका मतलब आप ये समझिए कि जो निजीकरण का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी चीज़ है उसे प्राइवेट कर देना, तो निजीकरण कराता है। अब यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। यानी ये था हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें 6 प्रश्न था। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और ऐसा कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।